शिक्षण अधिगम के नवाचार। हेडिंग डालिए, शिक्षण अधिगम के नवाचार। बात आ रही है टीचिंग और लर्निंग। बात किसकी हो रही है? टीचिंग और लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग काफ़ी पढ़ा है आपने, देखिए रीट के अंदर वहाँ यही चीज़ पढ़ाई जाती है। अधिगम भी खूब पढ़ाया जाता है मनोविज्ञान में, और टीचिंग भी पढ़ाया जाता है। शिक्षण क्या है? सीखने सिखाने की प्रोसेस, और सीखने सिखाने की प्रोसेस का परिणाम है लर्निंग। अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का परिणाम क्या कहलाता है? अधिगम। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का परिणाम ही अधिगम है। परिणाम मतलब उसका रिजल्ट। अगर आप सीख गए तो क्या कह देते हैं हम? अधिगम हो गया, मुझे व्यवहार में परिवर्तन हो गया। इसलिए इसका क्या माना जाता है? इसको परिणाम माना जाता है। और दोनों साथ चलती है। यहां प्रोसेस होती है, यहां परिणाम होता है। यहां हम देखिए क्रिया करते हैं सीखने सिखाने की, और ये उसका परिणाम। अब सीखने सिखाने की प्रक्रिया में नवाचार, राजस्थान में ऐसे कौन कौन से नवाचार चल रहे हैं जिनके माध्यम से सीखना बड़ा आसान हो जाता है? सीखना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। और यदि शिक्षण में इनका प्रयोग करें तो हमारे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी सीखते हैं। तो कोई एक योजना नहीं है। राजस्थान में सीखने सिखाने की जितनी भी योजनाएं चल रही हों, सारी योजना इसमें आ जाएंगी, और वो सारी योजना हमें पढ़नी पड़ेंगी। अब स्पेशल योजना का नाम नहीं लिखा, तो इसलिए उन योजनाओं में ज़्यादा गहराई में डूबने की आवश्यकता नहीं है। वो योजना कब चली, क्या उद्देश्य थे, कैसे काम कर रही है, इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर स्पेशल एक योजना की बात होती तो बड़े बारीकी से देखिए, हमें बात करनी चाहिए थी उस पर। तो यहाँ आता है नवाचार। नवाचार क्या है? नवीन प्लस आचार। आचार क्या है? ये विचार। ये क्या है? नवीन, नया। नए नए जो विचार अपनाए गए हैं हमारे किसके अंदर? शिक्षा में। वही हमारे लिए क्या है? नवाचार है। अर्थात नवीनता लिए हुए। और अपने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। देखिए, जैसे मैं आपको एक एक करके नाम लिख रहा हूँ, पहले आप नोट कर लो। हमारे शिक्षा में चल रहा है एक कार्यक्रम SIQE। बहुत पुराना प्रोजेक्ट है ये, लेकिन आज भी चल रहा है, जो शिक्षा में एक नवाचार के रूप में जाना जाता है। SIQE। और अभी लॉन्च किया था इस 11 तारीख को जुलाई की, और पूरे साल भर चलेगा जो कार्यक्रम, और उसका नाम है नंबर 2 पर। बहुत ही महत्वपूर्ण, और वहीं से आएगा सवाल, क्योंकि लेटेस्ट जो नवाचार है वही है। यही सरकार यदि पेपर लेती है तो अपनी सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों का क्या करेगी? प्रचार प्रसार करेगी। जो बढ़ चढ़ के किया जा रहा है इस समय, जिसका नाम है RKSMBK। सुना है नाम? 2 टुकड़ों में याद करना इसको। RKSMBK, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है ये कार्यक्रम। क्या नाम है? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। डराने के लिए अंग्रेजी है और बाकी कुछ नहीं है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। कब चला? 11 जुलाई को मुख्यमंत्री महोदय ने खुद ने देखिए इसका उद्घाटन किया था। एक फ्लैगशिप योजना के रूप में चल रहा है ये कार्यक्रम। और ये चलाने का उद्देश्य क्या था? लॉकडाउन में बच्चों का लर्निंग गैप हो गया, भूल भाल गए बेचारे बच्चे।
वो लर्निंग गैप दूर करने के लिए कार्यक्रम लॉन्च किया जिसका नाम है RKSMBK। हो सकता है पूरा नाम ही पूछ लीजिए, हो सकता है कि इसकी तारीख पूछ ले, बाकी तो इसमें बताऊंगा है क्या क्या चीज़ें। इसके अलावा देखिए और भी कार्यक्रम हैं जो लॉकडाउन के समय चलाए गए थे, जैसे इस्माइल। हमारे लिए ये भी पढ़ने का ही कार्यक्रम था। लॉकडाउन के समय बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट के रूप में ये कार्यक्रम चल रहा। देखिए अब देखिए जब पढ़ने लिखने की बात आती है तो एक ऐप भी है हमारे पास, दीक्षा। इसके माध्यम से भी पढ़ा जा रहा है। देखिए राजस्थान सरकार का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है ई कक्षा, इसके माध्यम से भी पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद देखिए अपने यहाँ पर देखिए रेडियो के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है जिसका नाम है शिक्षा वाणी। टीवी के माध्यम से भी पढ़ाया जा रहा है, शिक्षा के जहाँ दर्शन होते हैं। उसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से क्या होते हैं, अधिगम हो रहे हैं और सरकार द्वारा योजनाएं चला रखी है, जैसे हवा महल, प्रोजेक्ट, कौन सा है, हवा महल प्रोजेक्ट। इनके अलावा कुछ कार्यक्रम नेशनल लेवल पर भी चल रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी। देखिए जैसे ये भी राष्ट्रीय स्तर का ही प्रोग्राम था एक, लेकिन राजस्थान के लिए इसमें जोड़ दिया राइज। जब राजस्थान के लिख रहे हैं तो इसको भी राइज बना लो, सारे कहाँ के, राजस्थान के। अब देखिए इसके बाद नेशनल लेवल पर कुछ कार्यक्रम और चल रहे हैं। शिक्षा में नवाचार, ज्ञानवाणी 9वें नंबर पर आता है, ज्ञानवाणी। ज्ञान धारा, ज्ञान दर्शन, स्वयं प्रभा, ये देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे पढ़ने लिखने में, और यही नहीं है और भी बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने तो इनको कुछ समेटने की कोशिश की है कि अपने यहाँ पर जो चल रहे हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट हैं तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे नेशनल लेवल की ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट मैंने सबसे पहले लिखे हैं ऊपर, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्रम से इनको लिखा गया है। उतारो इनको सारे कार्यक्रमों को और एक एक करके कार्यक्रम का परिचय करेंगे, हम पढ़ेंगे इनको, कौन से कार्यक्रम कब और कैसे चलाए गए। उतार लिए नाम सबने, चलो हेडिंग डालो SIQE। पहला कार्यक्रम शुरू करते हैं। SIQE पूरा नाम सबसे पहले तो देखिए स्टेट, एस से क्या बना, स्टेट। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का अर्थ होता पहल, इनिशिएटिव फॉर, क्यू, क्यू का अर्थ तो पहले बताया था क्वालिटी, और ई का मतलब एजुकेशन, एजुकेशन।
अब ये मत कहना सर हिंदी में नाम बता दो, राजस्थान गवर्नमेंट ने कभी नहीं बताया हिंदी में नाम। पता है हिंदी में भी लिखा है तो कैसे लिखा है, ऐसे लिख दिया स्टेट इनिशिएटिव, ऐसे लिखा है देखिए। लेकिन हिंदी अनुवाद कर जरूर सकते हैं, बताओ क्या होगा। गुणात्मक शिक्षा के लिए राज्य की पहल, इनिशिएटिव का अर्थ होता है पहल करना, शुरुआत। लिखो पूरा नाम जल्दी से। अब मैं आपको बताऊंगा ये कहानी कब और कैसे चली। इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ने हो नवाचार के, तो मैंने अभी 2-4 दिन पहले वीडियो डाला था ऑब्जेक्टिव टाइप का, आपने देखा भी होगा कलाम के चैनल के ऊपर। देखा है नहीं देखा? नवाचार, शिक्षा में नवाचार, जो आप लोगों के लिए भी था वो, और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी था। क्या आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं? तो फिर ऐसे चुपचाप कैसे हो? इसका मतलब देखते ही नहीं हो चीज़ों को, है ना? अरे नहीं पूछूंगा कुछ भी उनमें से, बीच में से। कहानी बताता हूँ, देखिए इसकी। अपने यहाँ एक कार्यक्रम चलाया गया था, देखिए, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, और उस कार्यक्रम का नाम रखा गया था, वो भी इसलिए क्योंकि आरटी जो है ना अपनी, ये RTE एक्ट 2009, और इसकी एक धारा है 29। इसमें कहा गया है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए, और इस धारा को इम्प्लीमेशन यानी लागू करने के लिए अपने यहाँ एक कार्यक्रम चलाया गया, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अंग्रेजी में कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवोल्यूशन, शॉर्ट में कहते हैं CCE। खूब सुन रखा है आप लोगों ने। और ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाया अपने यहाँ कार्यक्रम। किसके तहत चलाया? पायलट प्रोजेक्ट। ये पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। ट्रायल प्रोजेक्ट क्या कह सकते हैं? ट्रायल के रूप में, अच्छा होगा तो सब पे लागू कर देंगे, बुरा होगा बंद कर देंगे, इसलिए थोड़े से क्षेत्रों में। और ये पायलट प्रोजेक्ट जो चलाया गया, 5 और 5 कितने होते हैं भाई? 5 और 5, तो देखिए 5 मई 2010 को 5 और 5 कितने हो गए? अब ये डेट नहीं भूलने वाले आप, क्योंकि कई बार चीज़ें याद करनी होती हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? याद करना, कैसे भी करो। और पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया 2 जिलों में, एक अलवर के ग्रामीण स्कूलों में और जयपुर के शहरी स्कूलों में। जयपुर के स्कूल लिए शहर के 20 और अलवर ग्रामीण के लिए 40, टोटल 60 स्कूलों में चलाया। कौन सी कक्षा में? 1 से 5वीं तक। CCE को देखो। और उसके बाद वहाँ से पूछा अधिकारियों ने, भाई कैसा है कार्यक्रम? तो इसका उत्तर मिला, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बच्चे पढ़ना लिखना सीख गए इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो फिर सरकार ने निर्णय लिया, क्यों न इसे और ज़्यादा स्कूलों में बढ़ा देते हैं। सरकार देखिए धीरे धीरे बढ़ाने लगी। 60 से शुरुआत की, 1000 स्कूलों में, 2000 स्कूलों में, 2400 स्कूलों में, 2500 स्कूल, ऐसे बढ़ाती चली गई चरणबद्ध रूप से। उसी समय देखिए एक नई घटना घटती है अपने यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ 2 प्रकार के स्कूल चल रहे थे, एक प्रारंभिक शिक्षा के और एक माध्यमिक। सरकार ने ये अनुभव किया कि 1 से 5 जो स्कूल चल रहे हैं ना अलग से, उनमें माठ साहब नहीं आते और पढ़ाते नहीं हैं। 6 दिन एक आता है, 6 दिन एक आता है, कोई अधिकारी है नहीं जांच करने। तो सरकार ने कार्यक्रम लॉन्च कर दिया, 5वीं तक के स्कूलों को 12वीं तक के स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाए, अधिकारी वहीं बैठा रहता है। और उस कार्यक्रम को नाम दिया समन्वित कार्यक्रम। और 1 से 5 के स्कूल कहाँ शिफ्ट हो गए? आपने देखा होगा अपने गांव गली मोहल्ले में कई स्कूल बंद पड़े हैं, वो शिफ्ट कर दिए वहाँ। जिनका नामांकन कम था उन स्कूलों को क्या कर दिया? मर्ज या शिफ्ट। और स्कूल हो गए हमारे 1 से 10 या 1 से 12।
पहले चल रहे थे किससे? 6 से 10, 6 से 12, क्योंकि 2 प्रकार के स्कूल थे, प्रारंभिक और माध्यमिक। अब स्कूलें समन्वित होने लगी तो देखिए सरकार ने एक कदम उठाया कि 1 से 5 तक के जो स्कूल आए हैं, जांच कराई, इनको तो कुछ आता ही नहीं है। और सीसी पहले से चल रहा था, इसलिए सीसी का ही नाम बदला सरकार ने, और केवल उन स्कूलों में चलाया जहां मर्ज की गई थी, जहां समन्वित की गई थी 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, और उस कार्यक्रम का नाम रखा SIQE। और कब चलाया ये कार्यक्रम? सत्र 2015-16 में। याद रखना, SIQ कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ होता है? कौन सी कक्षा तक? राजकीय स्कूलों में 1 से 5 तक। उतारो पहले तो देखिए इसके बारे में पूरा नाम, फिर ये आया कहाँ से, इसके बारे में सारी कहानी है। RT एक्ट 2009 की धारा 29 में लिखा है सीसी, और सीसी कब और कहाँ से आया इसके बारे में जानकारी, क्योंकि ये बीच में नाम आएगा सीसी। इसकी सफलता को देखते हुए तो लॉन्च हुआ है ये। अगर ये सफल हो जाता तो ये लॉन्च थोड़ी होता, इसकी जगह शायद कुछ और कार्यक्रम आता। इसका आधार था ये सीसी। किसका आधार? SIQE का। तो यहाँ तक लिख लो, और उसके बाद ये मैं लिखवा दूंगा, बस केवल ये उतार लो आप, सीसी की जानकारी। हेडिंग डालिए अब, SIQE। पता है मुझे, मैं जल्दबाजी नहीं करूं तो आप लिखेंगे नहीं जल्दी से। लिखो भाई, SIQE प्रारंभ सत्र 2015-16। कब से प्रारंभ हुआ? सत्र 2015-16 से। दूसरी लाइन में लिखो, राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 कक्षा 1 से 5 कोष्टक में लिखो समन्वित स्कूलों में। सभी स्कूलों में नहीं चला था, कौन से स्कूलों में? समन्वित स्कूलों में। लेकिन वर्तमान में सब में चालू है, ये याद रखना। वर्तमान में, ये भी लिख लो, वर्तमान में समस्त प्रकार के राजकीय विद्यालयों में, वर्तमान में समस्त प्रकार के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 चल रहा है। कक्षा 1 से 5 चल रहा है। क्या चल रहा है? चलो अब देखिए,
बात आती है इसका संचालन कौन करेगा, चलाएगा कौन इस कार्यक्रम को। तो हम लिखते हैं संचालन, SIQE का संचालन। और संचालन करने के लिए 5 एजेंसियों को देखिए MOU पे साइन करवाए गए अप्रैल 2015 को। कितनी एजेंसियों से बात करी? 5, और पांचों ने साइन कर दिए MOU। पहले तो कहते थे स्टाम्प पेपर पे लिख दो, कहीं मुकर तो नहीं जाओगे। आजकल स्टाम्प पेपर बंद हो गया, कोई नहीं लिखते हैं, कानूनी दस्तावेज है। आजकल पता किस पे साइन होते हैं? MOU, समझ पर आधारित समझौता। आपको अच्छा लगे तो साइन करो, नहीं तो रहने। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ पर आधारित क्या है? समझौता। तो ये समझौता हुआ कितने में? 5। और ये 5 लोग कौन कौन थे देखिए। एक तो था निदेशालय। निदेशालय तो 2 हैं साहब। किसने साइन करे थे? माध्यमिक ने। क्यों? क्योंकि 12वीं तक के स्कूल में चलाइए, और 12वीं तक के स्कूल को कौन चलाएगा? माध्यमिक निदेशालय। इसलिए याद रखा करो ऐसे चीजें, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा। कहां पर है ये? बीकानेर। कहां पर है? बीकानेर। अब आता है दूसरा, देखिए जिससे समझौता हुआ। दूसरा समझौता किया गया, देखिए RSCERT, पुराना नाम SIERT। कहाँ पर है? उदयपुर। सहेलियों की बाड़ी, इसके साथ समझौता हो गया। देखिए फिर देखिए इसके बाद अगला जो समझौता किया गया, बौद्ध शिक्षा समिति के साथ। बौद्ध शिक्षा समिति, इसका ऑफिस कहाँ है? जयपुर, कूकस में है। फिर देखिए इसके बाद एक और एजेंसी, यूनिसेफ। पैसे तो यही देगा। यूनिसेफ से भी समझौता कर लिया। कितने हो गए? 4। और 5वां बचा, पहले नाम था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। ये थी उस समय, अब तो बंद हो गई ये परिषद। प्रारंभिक शिक्षा की परिषद और माध्यमिक दोनों को मिलाकर क्या बना दिया? स्कूल शिक्षा। तो वर्तमान में इस परिषद का नाम क्या हो गया? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। ये तो बता चुका मैं, याद हो तो। शिक्षा संकुल जयपुर में परिषद, और शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको? RCSCE। याद आया होगा अब कुछ थोड़ा सा। कहां पर है? जयपुर। और सबको अपने अपने काम दे दिए। देखो इसको तो काम दिया गया संचालन करने का। ये तो क्या करेगा इस कार्यक्रम का? संचालन करना। पूछा जाए ऐसे, बताओ SIQ का संचालन की जिम्मेदारी किसकी? निदेशालय। इसको काम दिया पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तकें बनाने, क्योंकि इसका मूल काम ही क्या है? शैक्षणिक। RSCERT का मूल काम क्या है? शैक्षणिक। इसलिए शैक्षणिक को हम कहते हैं अकादमिक। अकादमिक का दूसरा नाम ही होता है शैक्षणिक। पढ़ने लिखने से संबंधित। ये लो, इसका काम भी हो गया। बौद्ध शिक्षा समिति, और इस दोनों को कहा गया तुम लोग दोनों लाओगे टेक्नोलॉजी, तकनीकी समर्थन। सबको जिम्मेदारी दी और इसको काम दे दिया पैसे आप लाओगे, क्योंकि मैंने पहले ही कह चुका पैसों का खजाना इसके पास ही है। ये हमारे टीचर्स को क्या देंगे? प्रशिक्षण। शिक्षकों को क्या देना? प्रशिक्षण।
और देखिए उसका संचालन करने में क्या करना, सहयोग करना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम, तकनीकी समर्थन का काम, अकादमिक काम और संचालन करना। जल्दी से उतारो अब इसको, फिर देखेंगे ये कार्यक्रम में होता क्या है, क्या खेल है इसमें। उतार जल्दी से। यूनिसेफ एक क्या है, एनजीओ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, यूएनओ से ही निकला हुआ यूनिसेफ, यूनेस्को एनजीओ है जो बच्चों के क्षेत्र में कार्य करता है। लिख लिया? नीचे नोट लगा के लिखो। अरे उतारते रहो। पहले से तो तमाशे देखते रहते हो और अब लिखने बैठते हो। कहाँ है? लालगढ़ में गई है, वहां पर बीकानेर की हो तो आपने निदेशालय नहीं देखा। वेटनरी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसके आगे है बस थोड़ा सा। हाँ लालगढ़। और कौन है बीकानेर से? अच्छा काफी हैं, नागौर से ज्यादा हैं। अच्छा नागौर वाले पढ़ने लग गए क्या? फिर जयपुर वाले हम कहाँ जाएंगे नौकरी करने? शरण स्थली तो नागौर ही होती थी। कितने हैं नागौर से? कहाँ हैं ज़्यादा? ठीक है मुट्ठी भर हैं। बोले कि नागौर से हैं सारे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 हाथ उठे होंगे, और वो भी तो इन्होंने ऐसे उठाए थे दो दो ताकि संख्या बढ़ जाए। हाँ भाई चूरू से, चूरू से कितने हैं भाई? वो देख 4-4 हाथ उठाने के, पड़ोसी को करे तू भी उठा दे। अरे सीकर और झुंझुनू जयपुर से ही होती है सबसे ज़्यादा भीड़, फिर होती है दौसा और अलवर। ये 4-5 जिले ही हैं जहाँ सबसे ज़्यादा हब होता है एजुकेशन में। तो लिखो, नोट लगा के लिखो। उपरोक्त पांचों के मध्य, उपरोक्त पांचों के मध्य, अरे बातें नहीं अब लिख भी लिया करो हंसने के बाद। उपरोक्त पांचों के मध्य अप्रैल 2015 में समझौता हुआ, समझौता हुआ SIQE चलाने का, SIQE को चलाने का। और इन पांचों की जिम्मेदारी है कि इस कार्यक्रम को चलाएंगे। अब लिखो इसका उद्देश्य। भाई कार्यक्रम था तो कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा ही। क्यों चलाया कार्यक्रम? पहली बात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, क्योंकि नाम ही क्या था, क्वालिटी एजुकेशन। तो लिखो उद्देश्य भी इसका यही है। नंबर 1, उद्देश्य नंबर 1, गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना। गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना। दूसरा, बालक की प्रगति अभिभावकों से साझा करना। बालक की प्रगति अभिभावकों से
साझा करना, यानी पीटीएम की बैठकें भी बुलानी पड़ती हैं इसमें। तीसरा उद्देश्य, बालक का स्तर निर्धारण करना, बालक का स्तर निर्धारण करना। जैसे बच्चा है तो 7वीं क्लास में, आता उसको तीसरी का भी नहीं है, तो उसका स्तर निर्धारण क्या हो गया, तीसरी से भी कम। लेकिन क्लास कौन सी है? इसलिए देखिए, प्रत्येक बच्चा पढ़ सकता है, प्रत्येक शिक्षक पढ़ा सकता है अगर उसके स्तर पे जाके कोई पढ़ाए तो। और हम लोग स्तर पे जाके नहीं पढ़ा, 7वीं में कोर्स पूरा करने में लगे रहते हैं। अगर किसी बच्चे को किताब पढ़नी नहीं आती तो पहले उसको क्या सिखाएं? किताब पढ़ना। उसका स्तर तो यही है, फिर वो बच्चा सीख जाएगा। उसके बाद लिखिए, सीखने के अवसर उपलब्ध कराना, सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। ये मैंने जब काम कर रहा हूँ, हाँ आगे लिखो, एक मिनट निकालो। 524 29 80 ACP है ना, या फिक्सेशन? अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी क्या लिखा आपने? सीखने के अवसर उपलब्ध कराना, परीक्षा के भय को समाप्त करना। अगला उद्देश्य, हाँ, परीक्षा के भय को समाप्त करना। और अब इस प्रक्रिया को चला लेते हैं। देखिए, SIQ की प्रक्रिया कैसे काम होता है इसमें। SIQ की प्रक्रिया, और प्रक्रिया में आप देखिए इसके 3 पार्ट हैं इस प्रोसीजर के। कितने पार्ट हैं? और पहला ही सवाल बनता है एक बहुत अच्छा यहाँ से। एक पार्ट को तो कहा जाता है CCP, दूसरा काम है इसके अंदर ABL, और तीसरा पार्ट है CCE। 3 पार्ट हैं और इन तीनों को ही कहा जाता है SIQE। कितने काम किए जाते हैं? 3 कार्य किए जाते हैं, CCP, ABL और CCE। CCP क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड, लिख लो भाई, पेडागोजी। हिंदी में कहेंगे बाल केंद्रित शिक्षण। दूसरा ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बेस्ड लर्निंग। हिंदी में कहेंगे गतिविधि आधारित अधिगम। गतिविधियों के माध्यम से सिखाना बच्चे को। और ये तो बात हो ही गई थी अभी थोड़ी देर पहले, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड comprehensive evaluation। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और आपसे पूछा जाए SIQ की प्रक्रिया का भाग नहीं है
3 तो भाग होंगे, चौथी कोई चीज होगी वो भाग नहीं होगी। सीधा सवाल बनेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं CCE ना वो CCP प्लस ABL और बराबर क्या हो गया SiQ। फॉर्मूला याद कर सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण, बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षण कराना। किसके माध्यम से? गतिविधियों के माध्यम से, अर्थात खेल खेल में उसको शिक्षा देना और उसे परीक्षा के भय से मुक्त करना। उसकी सीसी जो पद्धति है इसको अपनाकर बच्चे का क्या करना? मूल्यांकन। ये बड़ी लचीली प्रणाली है मूल्यांकन की, बल्ले के आकलन की। अब आप देखिए इसके अंदर 2 चीज़ों को अपनाया जाता है, 2 टेक्निक्स हैं। एक तो आता है देखिए कक्ष, उसका नाम है ABL कक्षा कक्ष। पहली दूसरी कक्षा के लिए क्या बना दिया? एक कक्ष, एक दीवार हिंदी की, एक दीवार गणित की और एक दीवार अंग्रेजी की। पेंटिंग कर दी 3 दीवारों पर। सामने वाली दीवार पर ग्रीन बोर्ड लगा दिया और एक बोर्ड सामने लगा दिया फैलन बोर्ड, जिस पर बच्चों की प्रगति को चिट लगाकर या पिन लगाकर क्या करते हैं? हम टांग देते हैं। इस तरह से ये वो कक्षा कक्ष बनाए गए जिनका नाम क्या है? ABL कक्ष। अब दूसरा काम और किया सरकार ने, दूसरी टेक्निक्स ABL किट। प्रत्येक स्कूल में ये किट भी दे दी इन बच्चों को पढ़ने के लिए। इस किट में क्या है? विभिन्न प्रकार के देखिए खेल खिलौने हैं, कार्ड है, बोर्ड्स हैं, मॉडल्स हैं। ऐसे हैं चित्रों को जोड़ो तोड़ो और उनसे कुछ ना कुछ बनाएं। जैसे आपने देखा है जिग्सा फिट, जो अलग अलग कार्ड होते हैं उनको फिट करना। बच्चे ग्रुप में बैठ जाते हैं, बिखेर देते, फिर जोड़ते रहते एक एक ढूंढ ढूंढ के। उसमें बच्चे का मानसिक विकास होता है इन चीज और आनंद भी आता है और परीक्षा का कोई भय नहीं होता है। इसलिए देखिए ये कौन सा किट है? ABL किट। ABL किट का मतलब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किट, जिसमें कुछ सामान होता है। ये है हमारी प्रक्रिया। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि इस प्रक्रिया में मूल्यांकन कैसे करते हैं तो यहां ने बताकर अगले पेज पर उतार तो लिया ना सबने ये। अब देखिए हम बात करते हैं थोड़ी सी CC की। और CC जो प्रक्रिया है, या चलो CC को न कहकर देखिए हम यही कह देंगे SIQ, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा CC की जगह। SIQE में मूल्यांकन कैसे किया जाता है? SIQ में बच्चों का आकलन कैसे किया? आकलन करने के लिए इसमें बनाई गई है ट्रम। क्या बनाई गई है? और ट्रम क्या है? समय की एक अवधि, 2 महीने की, 2.5 महीने की, 3 महीने की, ऐसे एक अवधि को क्या कहा जाता है? एक ट्रम। और पूरे सत्र को 3 ट्रम में बांट रखा है। पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों के पाठ्यक्रम को कितनी ट्रम में बांट रखा है? 3। तो इसको कहा जाता है समय की अवधि। समय की अवधि है भाई ये, टाइम ड्यूरेशन, समय की एक अवधि। कितनी ट्रम में बांट रखा है? 3। और ये 3 ट्रम बना देता हूं मैं। पूरे पाठ्यक्रम को कितनी ट्रम में? ट्रम फर्स्ट। दूसरे का नाम क्या है? ट्रम सेकंड। और ट्रम थर्ड। आपसे पूछा जाए SIQ प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 को कितनी ट्रम में विभाजित किया गया है? 3। पहली ट्रम में सिलेबस आएगा 45%, दूसरी में आएगा 40%,
बचा कुचा इसमें 15%, टोटल हो गया 100। और अब मैं आपको बताऊं, 2 साल से तो किताब ही ऐसी बना दी, अब 3 किताब देते हैं 1 से 5 तक में। ट्रम 1 की किताब जिसमें अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, गणित भी है, पर्यावरण भी है, सब है उसी में ट्रम के अनुसार। फिर बच्चा लाएगा एक ट्रम खत्म होने के बाद दूसरी ट्रम की किताब, उसमें सारे विषय, और फिर तीसरी। पहले अलग अलग होती थी तो टीचर भी कंफ्यूज, कौन से पाठ पहली ट्रम में पढ़ाऊँ, कौन से दूसरी में। अब तो ट्रम वार क्या बना दी, किताब ही बना दी। शिक्षक के लिए सुविधा और बच्चे के लिए भी सुविधा हो गई। देखिए कितनी किताबें बन गई, 3, और ट्रम भी कितनी बन गई, 3। अब देखिए एक ट्रम में 2 रचनात्मक आकलन किए जाते हैं, और रचनात्मक आकलन को कहते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट, FA1 और FA2। FA क्या होता है, रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और फॉर्मेटिव जब किसी चीज का हम निर्माण कर रहे होते हैं उसी समय जांच करना। जैसे रसोई में चाय बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं चाय का, उस चाय को चख भी लेते हैं। चाय बनाने वालों को पता होगा, बाद में तो अनुभव हो जाता है, लेकिन शुरू में तो चख के देखते ज़्यादा चीनी होगी या कम है, करते हैं कि नहीं करते। तो वो कहलाता है रचनात्मक। जब बच्चे का निर्माण किया जाता है, बीच बीच में चेक करना बच्चे को, अरे आया कि नहीं आया समझ में, 2-4 सवाल पूछना, लिखित में करवाना, मौखिक करवाना, प्रायोगिक करवाना, ये कहलाता है रचनात्मक। और उसके बाद जब चाय बन गई, अब मेहमान को दे दो वो चाय। अब मेहमान से पूछो भाई चाय कैसी थी। अब फिर बदल थोड़ी हो सकता है, मेहमान के हाथ में से खोस ले जाओगे। वो आपका होता है योगात्मक आकलन। वो आकलन करके जाएगा तुम्हारी चाय बहुत अच्छी थी, यानी आपको A ग्रेड मिल गई। चाय घटिया थी, B या C ग्रेड मिल गई। ऐसे ही बच्चे की जब पूरी यूनिट खत्म हो जाती है ना, ये अपनी ट्रम, तो उसका क्या लेते हैं हम, योगात्मक आकलन। और योगात्मक आकलन को हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है SA, समेटिव असेसमेंट फर्स्ट। भाई एक ट्रम एक आकलन ये, और 2 क्या है, फॉर्मेटिव। ऐसे इसमें रहेंगे 2 क्या रहेंगे, FA1 और FA2। और ऐसे कौन सा हो जाएगा, सेकंड, दूसरी ट्रम में दूसरा। और यहां भी क्या हो जाएंगे, 2 FA1 FA2, और एक क्या हो जाएगा, SA3। पूरे साल भर में कितने ऐसे होते हैं, 3। कितनी ट्रम होती है, 3। हर ट्रम की समाप्ति पर किसका आयोजन किया जाता है, फॉर्मेटिव ना, उसका समेटिव असेसमेंट। हिंदी में कहते हैं इसको योगात्मक। लिखवा दूंगा इनकी एक एक लाइन आपको, वैसे पढ़ी भी होंगी पहले जो परीक्षा हुई CC को तो खूब, लेकिन अपना पढ़ाने का तरीका होता है व्यक्ति का, किस तरह से आप पढ़ते हो, किस तरह से आप सीखते हो चीज़ों। खत्म हो गया अपना अभी एक नवाचार जो चल रहा है, उतारो जल्दी से। अधिगम का नवाचार है कि नहीं है, पढ़ने लिखने का, कौन सी क्लास तक, लिखो भी, 2-3 नाम लिखिए। सबसे पहले लिखिए बेसलाइन, आधार रेखा। आधार रेखा ये शब्द आता है इसके अंदर, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, बेसलाइन।
एक शब्द लिखो, आधार रेखा। इसके आधार पर यह तय किया जाता है बच्चा कौन सी क्लास का है, उसका स्तर कौन सी क्लास का है। जैसे बच्चा पढ़ तो रहा है 7वीं में, लेकिन आधार रेखा आकलन करके हम तय कर लेते हैं इस बच्चे को, इसका लेवल तो 3री का है या 7वीं का है या पहली दूसरी का ही है अभी उसका लेवल। तो बच्चे का स्तर ज्ञात करने के लिए क्या लिया जाता है? आधार रेखा। कब? क्लास शुरू होने से पहले, सत्र शुरू होने से पहले। लिखो, सत्र के प्रारंभ में, सत्र के प्रारंभ में आधार रेखा के आधार पर बालक का स्तर निर्धारण किया जाता है। बालक का स्तर निर्धारण किया जाता है। लिख लिया? दूसरा लिखिए, FA, रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन। लिखो डैश कर। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत बालक की प्रगति का पता लगाना, बालक की प्रगति का पता लगाना, प्रगति का पता लगाना। तीसरा और लिख लो फिर, योगात्मक आकलन। ट्रम या इकाई के अंत में, योगात्मक में लिखो आप, ट्रम या इकाई के अंत में बच्चे को ग्रेडिंग देने के लिए यह आकलन किया जाता है। एक पूरा हुआ हमारा नवाचार। अब कौन सा आता है? RKSMBK, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेडिंग डालो। नंबर 2, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। और अंग्रेजी में बनेगा राजस्थान का R, के का K और शिक्षा का S, में का M और बै का B और कै का K, और नाम बन गया RKSMBK। RKSMBK। अब देखिए प्रारंभ सबसे पहले लिखो। 11 जुलाई 2022। उद्देश्य
और कब तक चलेगा? सत्र 2022-23 में, पूरे सत्र में चलेगा ये। उद्देश्य क्या था इस कार्यक्रम को चलाने का? इसका देखिए जो सीधा सा जो उद्देश्य था वो देखिए, कोरोना काल में हमारे स्कूल बंद रहे, बच्चे स्कूल नहीं आ पाए और लर्निंग गैप हो गया उन बच्चों में। उस लर्निंग गैप को दूर करने के लिए एक कार्यक्रम क्या किया गया? लॉन्च किया गया। लिखो उद्देश्य। कोविड के दौरान अध्ययन में हुई क्षति, कोविड के दौरान अध्ययन में हुई क्षति अर्थात लर्निंग लॉस की पुनः प्राप्ति करने के लिए, लर्निंग लॉस की पुनः प्राप्ति करने के लिए यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। उद्देश्य क्लियर हो गया? लर्निंग लॉस। उसको क्या करना? खत्म करना। अब दूसरा देखिए, ये कार्यक्रम प्रारंभ हो गया, इसकी अवधि होगी पूरे सत्र भर। अवधि कब तक चलेगा? पूरे सत्र भर, 11 जुलाई 2022 से सत्र पर्यंत, पूरे सत्र तक। कौन सी कक्षा के लिए है ये? 1 से 8। लेकिन इसके अंतर्गत जो कार्यक्रम रखा है, कार्यक्रम की कक्षा, वो है 3 से 8। पूरा कार्यक्रम जब लॉन्च किया वो तो 1 से 8 तक, लेकिन जो विषय जिनको अपनाया गया वो कौन कौन सी क्लास के रहेंगे? 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। विषय देखिए कौन कौन से होंगे इसमें। कौन कौन से विषय का है ये कार्यक्रम? हिंदी, अंग्रेजी व गणित, बस 3 ही विषय का है। लर्निंग गैप दूर करने के लिए क्या बनाया इसमें? एक किताब बनाई है सरकार ने, RSCRT उदयपुर ने, उसे कहा जाता वर्क बुक। क्या नाम है पुस्तक का? वर्क बुक। तो यानी साधन क्या है हमारे पास? लर्निंग गैप दूर करने का जो साधन बताया है, वर्क बुक। हिंदी में कहते कार्य पुस्तिका। और इस पुस्तिका में क्या है? हर बच्चे के पास हर विषय की। कैसी है ये पुस्तिका? कक्षावार और विषयवार, कक्षावार और विषयवार। और प्रत्येक बच्चे को दी गई, और डेली एक शीट करवानी होती है बच्चे को। और पता है इस किताब में क्या कुछ है? थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। इस किताब में शुरू के पन्नों में तो है पूर्व ज्ञान पर आधारित, यानी पिछली कक्षा की चीज़ें। बच्चा भूल तो उनको गया ना, तो पूर्व में देखिए सारी चीज़ें। फिर आएगा 10 सीट, 15 सीट, ऐसे सीटें बना रखी, एक एक पन्ना होता है, उसके अंदर रहता है सारी चीज़ें। वहीं करना होता है, खाली जगह होती है। जैसे प्राइवेट स्कूल वाले नहीं देते घर पे होमवर्क एक पेपर के रूप में, ऐसी सीट। उसके अंदर 10 से 15 सीटें पढ़ाएगा टीचर उसको शुरुआत में। पढ़ाने के बाद आएगा बेस लाइन। भाई पूर्व ज्ञान को देख लिया हमने, अब बच्चे का ले लो बेस लाइन। और बेस लाइन लेके ये तय करना है कि ये बच्चे का लेवल कौन सी क्लास का, जैसे पढ़ तो रहा है 5वीं में, लेकिन लेवल कौन सी क्लास का है।
तीसरी का है, पहली का है कि दूसरी का है, उसका लेवल कौन सा है बच्चे का। बेस लाइन से क्या निर्धारित होता है, उसका स्तर का निदान, जो लिखवा चुका मैं अभी। क्लियर हो गया स्तर। अब आगे पढ़ाना शुरू कर दो एक एक सीट। बेस लाइन होने के बाद, अच्छा सरकार ने एक चीज और बताइए, 2 समूह बना दो बच्चों के। बेस लाइन में जिन बच्चों के 60% से ज्यादा अंक आते हैं उनका समूह 1, और जिन बच्चों के 60 से कम अंक आते हैं उनका समूह 2। ये तो क्या है, उस ग्रेड के हैं जिस ग्रेड में पढ़ रहे हैं, जिनसे 60 से ऊपर अंक आए, और जिनके 60 से कम आए वो लो ग्रेड के हैं। ये तो 8 ग्रेड और ये लो ग्रेड, इनको अलग से पढ़ाना पड़ेगा ताकि उस लेवल पे आ जाए। कितने समूह बनाए, 2, और फिर उसके बाद टीचिंग कराया जा रहा है। अब उसकी वर्कबुक करवाएंगे, अलग अलग होंगी दोनों की, 8 ग्रेड की अलग और लो ग्रेड की अलग। अब उन बच्चों से सीट कराओ। अगर दोनों से एक जैसी सीट कैसे करा सकते हैं, वो तो लो ग्रेड का बच्चा तो लो की करेगा और अपग्रेड वाला अपग्रेड की करेगा। बच्चे देखिए इन सीटों को करते जाएंगे, डेली एक सीट करवानी है। फिर उसके बाद बच्चे का फिर आकलन करना होगा। कौन सा आकलन, रचनात्मक आकलन। फिर उसके बाद योगात्मक आकलन करना पड़ेगा। ऐसे ही आकलन चलेंगे। पहले कौन सा हुआ, बेस लाइन, फिर रचनात्मक, फिर योगात्मक। रचनात्मक और योगात्मक आकलन करने के लिए सरकार ने ऐप लॉन्च कर दिया अभी। ऐसे नहीं होगा मन में आए उसे, वो होगा ऐप के आधार पर। बच्चे को मोबाइल देंगे, बच्चा उसमें क्या करेगा, हल करेगा सवालों, और जितने उत्तर आएंगे तुरंत उसके फीड हो जाएंगे उसके रिजल्ट में अपने आप ही, क्योंकि ऐप ही ऐसा बनाया। अभी ट्रायल में चल रहा है वो ऐप। किस में चल रहा है, ट्रायल में। अगर सही रनिंग करेगा तो चालू कर देंगे, और सही नहीं चल पाया तो नहीं हो पाएगा। सारा काम गवर्नमेंट ऑनलाइन करवाती है। आधार रेखा तुरंत 7 दिन में भरो साला दर्पण पे, फीड करवाती है अधिकारियों से। और जयपुर में बैठा बैठा अधिकारी चेक कर लेता कौन से स्कूल की फीडिंग नहीं हुई, तुरंत नोटिस जारी कर देते वहाँ से। किसको आएगा, जिला शिक्षा अधिकारी को। जिला शिक्षा अधिकारी किसको देगा, खंड शिक्षा अधिकारी को, और खंड शिक्षा अधिकारी नोटिस देगा पीओ को, और पीओ नोटिस देगा माट साहब आ जाओ लाइन पे, क्योंकि लेटर तो उसी के जाएगा जिसको काम करना है। लेकिन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी, तुमने जांच क्यों नहीं की समय पर, इसलिए ये माट साहब लापरवाही कर रहे हैं। इस तरह से देखिए इसमें कुछ स्टेप्स हैं कार्य करने के, और वो कार्य किस तरह से किए जाते हैं देखिए। लिखो इसके अंदर, RKSMB के कार्यक्रम के चरण। RKSMB के कार्यक्रम के चरण, कि ये कार्यक्रम कैसे चलाया जाएगा। अच्छा, ये कार्यक्रम तैयार किसने किया, देखिए RSCERT, यही करेगी काम तो सारे। अकादमिक कार्य पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी किसकी है, इसी की है। लिखो चरण नंबर 1, लर्निंग गैप्स। नंबर 1 लिखो, लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम चलाना, पहला चरण। लर्निंग गैप को दूर करने के लिए ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम चलाना। अब इसमें लिखो, इस कार्यक्रम में इसमें क्या क्या काम किया जाएगा। नंबर 1, इस कार्यक्रम में वर्कबुक का वितरण। वितरण का मतलब सभी बच्चे को क्या मिले, किताब मिलनी जरूरी है। वर्कबुक जिसकी हम बात कर रहे थे, पहले तो वो किताब दो बच्चे को,
दूसरा लिखिए इसमें, अच्छा कौन कौन से विषय की? हिंदी, अंग्रेजी और गणित। दूसरे नंबर पर देखिए ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम, ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम, ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम। तीसरे नंबर पर लिखिए इसमें, जो तीसरे नंबर पर इसमें जो दिया गया है देखिए, वो है कक्षा कक्ष की प्रक्रिया। कक्षा कक्ष की प्रक्रिया। अच्छा, ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम के चरण 2 हैं, ये तो एक और थोड़ा सा डिटेल से लिखना चाहो तो कितने चरणों में चलेगा ये कार्यक्रम? 2। प्रथम चरण, प्रथम चरण जुलाई से सितंबर तक, जुलाई से सितंबर ये चरण। द्वितीय चरण, फिर ये कार्यक्रम चलेगा देखिए सितंबर से, अगर हम बात करें देखिए इसकी अवधि बताई गई है सितंबर से अप्रैल तक। सितंबर यहां हो गया तो अक्टूबर, अक्टूबर से अप्रैल तक। कितना अक्टूबर? 2022। और अप्रैल कौन सा? 2023। कितने चरणों में चलेगा? 2 चरणों में। पहला चरण जुलाई से सितंबर, और सितंबर अब चल ही रहा है, खत्म हो जाएगा पहला चरण। फिर चलेगा इसका दूसरा चरण, और दूसरा चरण अक्टूबर 2022 से अप्रैल 2023। और फिर आता है कक्षा कक्ष की प्रक्रिया। कक्षा कक्ष में क्या करना है? बच्चों के 2 ग्रुप बनाने, ग्रुप में बिठाकर उनको क्या करवाना है? पढ़ाई करवानी है। देखिए कितने विषय की? 3 विषय की। देखिए, और प्रति सप्ताह 5 वर्कशीट तैयार करवानी है। कितनी सीटों पे काम करवाना है? 5 सीट, तो चाहे छुट्टी हो या न हो 5 सीट करवानी है आपको, चाहे घर के लिए दे दो चाहे स्कूल में कराओ। तो कक्षा कक्ष की प्रक्रिया में कितनी सीट करवानी है? प्रति सप्ताह 5 सीट। कौन सी सीट? वर्कबुक की। 5 सीट वर्कबुक की। उसके बाद कक्षा में बच्चों के क्या बनाने? समूह, उसको भी लिख लेते हैं, विद्यार्थी समूहन। चौथा काम क्या है? विद्यार्थी समूहन, यानी उनके ग्रुप बनाना। कितने ग्रुप बनाने? 2 कौन कौन से? कितने अंकों के आधार पर बनेंगे ग्रुप? कौन सी परीक्षा ली जाएगी ग्रुप बनाने के लिए? आधार रेखा। आधार रेखा के आधार पर 2 समूह, इसमें हम लिख सकते हैं आधार रेखा के आधार पर ए और बी, ए और बी समूह बनाना। ए और बी समूह बनाना। ए कौन सा है? 60% से ज़्यादा अंक आए। बी कौन सा है? जिसके 60% से कम आए। ये चरण हो गया पहला पूरा। पहला चरण का नाम क्या था? ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम। कितने भाग हैं इसके? 4। पहले किताब बांटनी, दूसरा कार्यक्रम 2 चरणों में चलेगा, तीसरा कक्षा कक्ष में क्या काम करना है हमें, चौथा विद्यार्थियों के समूह बनाना, और अब आता है उसका आकलन कि हमें आकलन कैसे करना है।
सेकंड चरण आकलन, असेसमेंट। असेसमेंट, आकलन। और आकलन कौन से बच्चों का किया जाएगा? 3 से 8। याद रखना, क्योंकि चल रहा है हमारा कार्यक्रम कौन सा है? 3 से 8। तो देखिए आकलन हम करेंगे, विषय कितनों का करेंगे? तो देखिए कक्षा 3 से 8 और विषय हिंदी, अंग्रेजी और गणित का आकलन करेंगे हम। और आकलन कितने प्रकार के होते हैं? 3, बेसलाइन, फॉर्मेटिव और, तो आकलन हम तीनों प्रकार लिख लेते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आकलन? प्रकार 3। एक का नाम तो क्या था? बेसलाइन या आधार रेखा। दूसरा रचनात्मक। तीसरा योगात्मक। उसके बाद लिखिए तीसरा चरण। चरण नंबर कौन सा आ गया? 3। थर्ड। और तीसरे चरण का देखिए जो नाम है वो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पेरेंट्स टीचर मीटिंग एवं होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। उनके बच्चे के क्या बनाए जाते हैं? रिपोर्ट कार्ड, जो उसके माता पिता को बताना है कि तुम्हारे बच्चे के इतने अंक आए हैं। होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। ये तीसरे चरण में करना है हमें। तीसरे चरण में पेरेंट्स टीचर मीटिंग यानी PTM एवं होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। लिखो इसमें, लिखिए इसमें योगात्मक आकलन के बाद, योगात्मक आकलन के बाद PTM का आयोजन कर, PTM का आयोजन कर आयोजन कर बालक की प्रगति, बालक की प्रगति के बारे में बताया जाएगा। चौथा चरण लिखिए शिक्षक क्षमता का विकास। शिक्षक क्षमता का विकास या संवर्धन, क्योंकि टीचर से ही तो काम करवाना है, उसकी क्षमताओं का क्या करेंगे? विकास। उन्हें मोटिवेट करके, उन्हें प्रेरित करके आपको काम कैसे कैसे करना है पूरी जानकारी उपलब्ध कराते हुए। अब शिक्षक के लिए देखिए 2 चीज़ें दी गई हैं। एक तो उसको क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग।
एक तो टीचर को क्या देंगे, इसमें हम प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे। क्या देंगे भाई? प्रशिक्षण। और दूसरा एक ऐप देंगे उसको, शिक्षक ऐप बना के देंगे उसको। उस ऐप के माध्यम से शिक्षक की क्या होंगी? क्षमताओं का विकास। और उस ऐप के माध्यम से योगात्मक आकलन को भी स्कैन करेगा वो। बच्चे की जो कॉपी है ना, उसको भी स्कैन करने की सुविधा रहेगी उसमें। स्कैन करो, तुरंत अंक आ जाएंगे निकल के। बच्चे के कितने आए, फीड करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही सेव होते जाएंगे बच्चे के नाम वाइज। और ये ऐप पूरा का पूरा देखिए किस पर? इंटरनेट पर आधारित रहेगा। तो दो चीज़ें हैं, एक तो प्रशिक्षण और दूसरा शिक्षक ऐप। और उसके बाद लास्ट चरण लिखिए 5वां, RKSMB कार्यक्रम का प्रबोधन। कार्यक्रम का प्रबोधन। प्रबोधन क्या होता है भाई? मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग करेंगे कौन? अधिकारी। जिस अधिकारी के क्षेत्र में जो क्षेत्र आता है वो अधिकारी इस कार्यक्रम की क्या करेंगे? मॉनिटरिंग। तो बताओ ये कार्यक्रम कितने चरणों में चला? 5 चरणों में कार्यक्रम। कब चला? शॉर्ट में याद करने के लिए देखिए हम लिख सकते हैं चरण। कितने चरण थे? 5। पहला चरण ब्रिज। ब्रिज का अर्थ होता है सेतु, जोड़ने वाला। ब्रिज रेमेडिएशन। यही था ना पहला चरण। दूसरा क्या था? आकलन। तीसरा क्या था? PTM और होलिस्टिक। कार्ड बांटना, इनके प्रगति के रिपोर्ट। चौथा चरण शिक्षक था। देखिए हमारा किसको शामिल किया गया था इसमें? टीचर को। और 5वें चरण में मॉनिटरिंग, प्रबोधन। शॉर्ट में याद कर सकते हो आप इनको ऐसे। कितने चरणों में? 5 चरणों में। और बाकी जो अपने रह गए वो अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जो भी नए नवाचार हैं। ठीक है भाई।